क्या मास्टर्स के साथ इस एग्ज़ाम की तैयारी की जा सकती है? रात को अगर 3 घंटे भी डेडिकेट कर रहे हैं 6 मंथ्स के लिए तो इट्स मोर देन इनफ टू गेट JRF। वॉज इट योर फर्स्ट अटेम्प्ट? नो सर, इट वाज माय 4th अटेम्प्ट। फोर्थ अटेम्प्ट में आपने ऐसा क्या अलग किया जो 3 में नहीं किया था? प्रॉपर कोचिंग भी ली थी, क्योंकि कोचिंग में ये होता है कि आप प्रॉपर डेडिकेट कर पाते हैं। प्रपोजल कितना मैटर करता है इस पूरे PhD एंट्रेंस में? दूसरा, आप एक बार डिटेल में बताइए कि रिसर्च प्रपोजल बनाते कैसे हैं? कि DU में तो 5 मिनट का इंटरव्यू होता है, तो उसमें प्रॉपर मतलब रिसर्च प्रपोजल पे ही बात होती है। DU का एडमिशन प्रोसेस क्या है? फीस कितनी है, सीट्स कितनी है और किस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है? सीट्स आई थिंक पूरे इंडिया में DU की सबसे ज़्यादा है। और इंटर्नशिप में पैसा मिलता है? येस सर, इट डिपेंड्स क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा थिंक टैंक्स होते जा रहे हैं, क्योंकि राइटिंग स्किल कितना मैटर करती है? क्या बच्चे को उस पर कॉन्स्टेंटली काम करते रहना चाहिए? सभी का UGC नेट अदा 24/7 पर और स्वागत है आप सभी का डॉक्टरेट डायलॉग के नए एपिसोड में। डॉक्टरेट डायलॉग एक सीरीज़ है जिसमें हम अपने पढ़ाए हुए जो स्टूडेंट हैं और हमारे जो रिसर्च स्कॉलर हैं जो अलग अलग इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में PhD कर रहे हैं उनको हम यहाँ पर बुला के पॉडकास्ट करते हैं और आपके जो सवाल हैं PhD के अराउंड या रिसर्च के अराउंड वो हम उनसे पूछते हैं। इस जर्नी में जो बच्चे इन्वॉल्व हैं उन्हीं से अगर उन सवालों के जवाब लिए जाएँ तो शायद आपको ज़्यादा भरोसा होगा। आज के इस वीडियो में हमारे साथ DU के एक रिसर्च स्कॉलर हैं, मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं, हमारे पेड बैच के भी स्टूडेंट हैं, अभिमन्यु सोलंकी। अभिमन्यु ने JRF भी क्वालिफाई किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस से और DU में अभी ये रिसर्च स्कॉलर हैं। अभिमन्यु के बारे में हम थोड़ा सा और जानेंगे लेकिन उन्हीं से। तो स्वागत है आपका अभिमन्यु हमारे चैनल पर। आप पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपका UG PG कहाँ से हुआ है, स्कूलिंग कहाँ से हुआ है, आप हैं कहाँ से, पेरेंट्स आपके क्या करते हैं? Thank you, sir. I did my schooling from Platinum Valley International School, and thereafter I did my graduation from Maharaja Agrisin College of University of Delhi, and thereafter I did my masters from University of Delhi, and currently I'm enrolled as a PhD scholar in the current batch 2025 and 2026. Okay. And when did you qualify your UGC NET exam? I qualified it in June 2025. Okay. So was it your first attempt or? No sir, it was my 4th attempt. Okay. मतलब स्टार्टिंग के 3 अटेम्प्ट्स में मेरा नेट हुआ था और दिस टाइम इट्स JRF। ओके, तो आपने अपने मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में ही नेट का एग्जाम देना शुरू कर दिया था और फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में आपका नेट क्वालिफाई हुआ एंड देन फोर्थ सेमेस्टर में फाइनली यू क्वालिफाइड फॉर JRF। यस सर। ओके, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। एंड आप फेलिसिटेशन में भी आए थे, हम वहाँ पे भी मिले हुए थे। खैर, UGC नेट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे हम एक बार बात करते हैं। तो किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया एंड फोर्थ अटेम्प्ट में आपने ऐसा क्या अलग किया जो 3 में नहीं किया था और फोर्थ में आपने वो क्या चेंजेस किए जिसकी वजह से आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो गया? तो मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, क्योंकि उस टाइम मैंने CUT PG भी दिया था और ऑलमोस्ट सिलेबस सेम था, तो मैंने कुछ एड ऑन करके ही उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। दैट टाइम आई क्लियर्ड नेट एंड बहुत कम मार्क्स का मार्जिन था JRF और नेट में उस टाइम। देयर आफ्टर मैंने PYQs नहीं किए थे, तो फोर्थ अटेम्प्ट में मैंने PYQ का एक प्रॉपर सेट लगाया था और प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ भी लगाई थी और सर प्रॉपर कोचिंग भी ली थी, क्योंकि कोचिंग में ये होता है कि आप प्रॉपर डेडिकेट कर पाते हैं टाइमिंग। ओके। और सेकेंडली पेपर 1 जो मेरा काफ़ी वीक रहा था उस पर भी मैंने फोकस किया और यूनिट वाइज जो मेरी यूनिट वीक थी उस पर ज़्यादा फोकस करके इट्स फाइनली मतलब स्कोर अच्छा हो गया। ओके, तो आप वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने मास्टर्स में रहते हुए JRF क्वालिफाई किया हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल कि क्या मास्टर्स के साथ इस एग्ज़ाम की तैयारी की जा सकती है? क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका ये मानना होता है कि मास्टर्स कंप्लीट करेंगे फिर 1 साल हम अलग से देंगे। क्या ये अप्रोच सही है या मास्टर्स के साथ हम तैयारी कर सकते हैं? आई थिंक सर मास्टर के साथ कर सकते हैं, क्योंकि यू हैव इनफ टाइम मतलब डेडिकेट करने के लिए। आप रात को अगर 3 घंटे भी डेडिकेट कर रहे हैं 6 मंथ्स के लिए तो इट्स मोर देन इनफ टू गेट JRF। दूसरा कि सिलेबस में कितना डिफरेंस है जो UG PG में जो हम पढ़ते हैं और जो नेट का सिलेबस है, क्या वो कहीं काम आता है या हमें सेपरेटली अलग से पढ़ना पड़ता है? आई थिंक UG का जो सिलेबस है वो मोस्टली UGC नेट के मैच करता है और मास्टर्स का सिलेबस आप कुछ रीडिंग्स आप यूज़ कर सकते हैं। इट डिपेंड्स आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं। DU JNU और इनका सिलेबस काफ़ी मैच करते हैं UGC से। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का बेसिकली, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस थोड़ा ईजी रहता है बैचलर्स का, तो आई थिंक उनको थोड़ा एड ऑन ज़्यादा करना पड़ेगा बेसिक्स क्लियर करने के लिए। ओके, क्योंकि आपने वो डिफरेंशिएशन की बात की है कि आप मतलब डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं, ये कहा है आपने। तो ज़्यादातर जो बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं और रिसर्च जर्नी को शुरू करते हैं वो बच्चे Tier 2 Tier 3 सिटीज़ से होते हैं। Tier 1 सिटीज़ या टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले बच्चे एंड वो बच्चा जो Tier 2 सिटीज़ से है या फिर वो किसी ऐसी टॉप यूनिवर्सिटी से नहीं है, इन दोनों में कितना फ़र्क होता है और इनके लिए ये एग्ज़ाम कितना चैलेंजिंग है एंड रिसर्च की जर्नी कितनी चैलेंजिंग है? आई थिंक सर सिलेबस इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। अगर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी से है भी
जस्ट बिकॉज उसका सिलेबस थोड़ा ईजी रहता है, तो आई थिंक ही कैन डेडिकेट मोर टाइम, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप पे रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी रहते हैं, मास्टर्स में भी, बैचलर्स में भी, असाइनमेंट्स भी बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, अटेंडेंस इश्यूज भी होते हैं. आई थिंक स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में वो थोड़ा इशू कम है, तो दे कैन डेडिकेट मोर टाइम टू UGC नेट. और कोचिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल उस टाइम पे, क्योंकि कुछ एड ऑन्स ज़रूरत पड़ते हैं, क्योंकि एक टीचर अगर पढ़ा रहे हैं तो ही ट्राइड कि वो प्रॉपर पूरा हर थिंकर के बारे में मेंशन करें, क्योंकि एट द एंड सिलेबस जो हमारा होता है उसमें हर थिंकर नहीं होता और हर टॉपिक नहीं होता है. कुछ कुछ नए टॉपिक्स है जो कंटेम्प्रेरी है, वो सिलेबस के पार्ट नहीं है. तो इन दैट वे इट एंड UG-PG पढ़ना एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ना, दोनों के लिए डिफरेंट अप्रोच लगती है. सिलेबस सेम हो सकता है बट अप्रोच वहाँ पे डिफरेंट लगती है. ओके अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि Tier 2 Tier 3 सिटीज़ से आने वाले बच्चे, क्या वो DU JNU ऐसी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में PhD या रिसर्च करने का सपना देख सकते हैं? क्या उनके लिए पॉसिबल है यहाँ पे एडमिशन? यस सर, आई थिंक इट्स वेरी पॉसिबल. इट डिपेंड्स ऑन आपने कितना हार्डवर्क किया है उस टाइम पे, आपने एंट्रेंस कितना अच्छे से दिए हैं और आपने रिसर्च पे कितना काम किया है. क्योंकि प्रपोजल अच्छा होना चाहिए, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए और आपका थोड़ा बैकग्राउंड एकेडमिक्स में अच्छा होना चाहिए, सो इट कैन वर्क आउट. ओके सो क्योंकि आपने प्रपोजल का मेंशन किया है, प्रपोजल कितना मैटर करता है इस पूरे PhD एंट्रेंस में, एंड आप ये जो जर्नी शुरू करें रिसर्च की. दूसरा, आप एक बार डिटेल में बताइए कि रिसर्च प्रपोजल बनाते कैसे हैं. हमने अपने बच्चों को यहाँ पे समझा रखा है, लेकिन आप उस जर्नी में हैं, तो आप एक बार बताइए कि रिसर्च प्रपोजल बनाने के क्या स्टेप्स होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट उसमें जो है वो गाइडलाइंस होती हैं, एंड इंटरव्यू में क्या मैटर करता है. प्रपोजल इज़ द मेन फैक्टर. मतलब आपको अगर PhD में एडमिशन का ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्रपोजल अच्छा है तो यू कैन गेट एडमिशन वेरी इजीली. फर्स्ट फैक्टर इज़, क्योंकि आप PhD 5 साल के लिए करने वाले हैं, तो ट्राई करो कि एक अपना एरिया डिफाइन कर लो पहले ही. जैसे IR अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, या पब्लिक पॉलिसी अच्छा लगता है, या फिर इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी अच्छा लगता है, तो फर्स्ट आइडेंटिफाई कि आप कौन से एरिया में अच्छे हो. देन वंस यू, मतलब आपको एक बार पता चल गया कि यू कैन वर्क ऑन दिस एरिया, देन फाइंड आउट कि आप कौन से टॉपिक पे. लाइक मेरा टॉपिक रीजनलिज्म है, बिकॉज आई हैव वर्कड ऑन साउथ एशिया और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन. तो एक बार आपने अपना डिसाइड कर लिया कि आप कौन से एरिया में जाओगे, कौन से टॉपिक पे जाओगे, देन ट्राई टू फाइंड आउट अ पर्टिकुलर टॉपिक. मतलब जो करंट में तो रेलेवेंस है ही उसका, बट फ्यूचर में भी उसका रेलेवेंस रहे, सो दैट आफ्टर PhD वो आपके CV में वैल्यू एड ऑन करे इन फ्यूचर ऑल्सो. और सेकेंड पार्ट हो जाता है कि आपने एक बार टॉपिक डिसाइड कर लिया, नाउ यू हैव टू डू अ रिसर्च. उसके लिए आप कुछ कीवर्ड्स उसमें से उठा लीजिए अपने टॉपिक में से, देन सर्च ऑन. लाइक अगर मेरा टॉपिक रीजनलिज्म है, तो आई विल स्टडी कि कितने थिंकर्स ने कितनी रीजनल थ्योरीज पे बात कर रखी है, कैसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती हैं, क्या फंक्शनैलिटीज़ होती हैं. तो दैट वे लिटरेचर रिव्यू हो जाएगा. देन फाइनली द रिसर्च क्वेश्चन पार्ट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि एक सेंट्रल क्वेश्चन आपको मेंशन करना पड़ेगा प्रपोजल में, और आप उस सेंट्रल क्वेश्चन को प्रूव करने में ही, उसको हाइपोथाइज करने में ही मतलब 5 साल आप देंगे. देन अगेन सर्टेन रिसर्च क्वेश्चंस आर रिक्वायर्ड, लाइक 2, 3 और 3-4 रिसर्च क्वेश्चंस, जिसके अराउंड आपकी पूरी PhD इवॉल्व होगी. तो इट्स अ वोल प्रोसेस, मतलब हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चन, सेंट्रल क्वेश्चंस एंड द लिटरेचर रिव्यू, दैट्स द मेन थिंग. ओके, इंटरव्यू में क्या इन्हीं के अराउंड क्वेश्चन पूछते हैं? आपका लिटरेचर रिव्यू, देन आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी, देन आपका डेटा कलेक्शन एंड ऑल, क्या इसी से सवाल पूछते हैं? यस सर, क्योंकि DU में तो 5 मिनट का इंटरव्यू होता है, तो उसमें प्रॉपर मतलब रिसर्च प्रपोजल पे ही बात होती है. और रिसर्च मेथोडोलॉजी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि बच्चे ChatGPT से रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं, क्योंकि MPhil अब नहीं है. तो व्हाट हैपेंस कि सबके आंसर सेम होते हैं. जब भी कोई प्रोफेसर किसी PhD कैंडिडेट से पूछते हैं व्हाट विल बी योर रिसर्च मेथोडोलॉजी, वो एक ही क्वेश्चन आता है, आई विल यूज अ मिक्स्ड अप्रोच, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. तो वो एक कैच हो जाता है कि बच्चे ने कुछ रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ा नहीं है. तो यू हैव टू बी मोर स्पेसिफिक इन मेथड्स, कि आप कौन से, किस टाइप के इंटरव्यूज़, किस टाइप के क्वेश्चंस, या कौन सा स्पेसिफिक ग्रुप को आप टारगेट करने वाले हैं, तो दैट मैटर्स. ओके, तो रिसर्च प्रपोजल क्या फाइनल होता है, फिक्स होता है, या ये बाद में यूनिवर्सिटीज़ या डिपार्टमेंट के द्वारा बदल भी दिया जाता है? नो सर, ये फिक्स नहीं होता है, डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल. मतलब PhD कैंडिडेट पे भी डिपेंड करता है और सुपरवाइजर पे भी डिपेंड करता है. क्योंकि आफ्टर कोर्स वर्क आपको पता चलेगा कि आपके कितने फ्लोज हैं आपके रिसर्च टॉपिक में या उसमें, तो यू कैन चेंज ओवर अ टाइम. मतलब विद इन 6 months यू कैन चेंज. ओके, यस सर. तो मतलब ये फिक्स नहीं है, ये बस एक क्राइटेरिया है जिससे बच्चे की कैपेबिलिटीज़ को जज किया जाता है कि वेदर ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग रिसर्च और नॉट. यस सर. ओके, ग्रेट.
डीयू का एडमिशन प्रोसेस क्या है, फीस कितनी है, सीट्स कितनी हैं और किस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है? सीट्स आई थिंक पूरे इंडिया में डी की सबसे ज़्यादा है एंड JNU सेकेंडली. ओके, ये 2 टियर में शायद अपनी सीट्स को डिवाइड करके Yes, फिर sir. वो करते हैं। हाँ, इन फर्स्ट फेज दे लाइक 60% सीट्स आती हैं जिसमें अराउंड 60 to 90 सीट्स होती हैं और सेकंड फेज में 40% सीट्स आती हैं जिसमें अराउंड 70 to 60 ऐसे कुछ रेंज होता है. फीस का डिपेंड करता है कि इट्स लाइक 8,000 पर ईयर, सो इट्स वेरी मतलब मैनेजेबल. एक स्टूडेंट पर अगर JRF भी नहीं है तो ही कैन मैनेज वेरी इजीली. और थर्डली मतलब प्रोसेस, तो UGC नेट इज़ द मेन थिंग. आप पे अगर CUT PG, UGC नेट या JRF तीनों कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं PhD में, और देन इट स्क्रूटनाइज एंड इंटरव्यू के मार्क्स, देन इट्स द फॉर्म इज़ द मेन पार्ट, क्योंकि उसमें आपको प्रॉपर डिटेल्ड अपना CV मेंशन करना होता है कि आपने कितना रिसर्च किया है, आपने कहाँ से मास्टर्स, बैचलर्स और कितना आपने कॉन्फ्रेंसेज अटेंड किए हैं, कितनी पब्लिकेशन है. तो आपने CV की बात की है, तो क्या CV में आपकी प्री पब्लिकेशंस जो आप मास्टर्स में करते हैं, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज़ जो टियर 2 टियर 3 जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऐसा किसी भी तरीके का पब्लिकेशन को वो एनकरेज नहीं करती हैं, बट बड़ी यूनिवर्सिटीज़ करती हैं कि मास्टर्स का बच्चा 1-2 पेपर वहाँ पर वो लिख चुका होता है। क्या वो कहीं हेल्प करता है एडमिशन प्रोसेस में? उसके साथ साथ इंटर्नशिप क्या ज़रूरी है मास्टर्स में? यस सर. हम ड्यू में देखें तो ड्यू में क्या होता है कि जैसे मान लो 800-900 बच्चों ने फॉर्म सबमिट किया है, डिटेल फॉर्म सबमिट किया है, देन डिपार्टमेंट प्रोफेसर क्या करते हैं कि कुछ टाइम में वो बैठते हैं और वो CVs को गो थ्रू करते हैं. देन दे सर्च आउट कि उनके एरिया से रिलेटेड बच्चे ने क्या पब्लिश कर रखा है या कितना उसने प्रोग्रेस कर रखा है उस टॉपिक पे, कितना उसका इंटरेस्ट है. सो आई थिंक दैट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अगर प्रोफेसर को किसी का CV पसंद आ जा रहा है तो एक स्टेज क्लियर कर दे रहा है वो बच्चा. बिल्कुल. तो ये एक है. और इंटर्नशिप कितनी ज़रूरी है? आपने की हुई है इंटर्नशिप, तो क्या वो कहीं पे हेल्प करता है बाकी बच्चों से आपको अलग दिखाने में? यस सर, क्योंकि अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मास्टर सबकी सेम ही है और मास्टर्स इतने बच्चों ने की हुई है, तो आप अपने आप को इंटरव्यू में कैसे अलग दिखा रहे हैं, दैट मैटर्स. और इंटर्नशिप एक एड ऑन कर देता है कि आपने प्रैक्टिकल मतलब एक एक्सपोजर आपको मिला हुआ है थिंक टैंक्स में या ऑर्गेनाइजेशंस में, कंसल्टेंसी फर्म्स में. तो आई थिंक वो एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है कि बच्चे ने ऑलरेडी रिसर्च किया है, ही कैन बी अ गुड कैंडिडेट फॉर PhD. यस सर. और इंटर्नशिप में पैसा मिलता है? यस सर, इट डिपेंड्स लाइक, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा थिंक टैंक्स होते जा रहे हैं, क्योंकि एक और मतलब यूथ जो है आज का वो नए थिंक टैंक्स इस्टेब्लिश करते जा रहे हैं. बट इट डिपेंड्स, मतलब अगर आप गवर्नमेंट थिंक टैंक्स में जा रहे हो, दे पे अ गुड अमाउंट लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 10K to 40K. एंड देयर ऑल्सो मतलब आप इंटर्नशिप के बाद एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं वहाँ पे, तो यू कैन अर्न अ गुड अमाउंट अपार्ट फ्रॉम टीचिंग. राइटिंग स्किल्स कितनी ज़रूरी है? क्योंकि नॉर्मली बच्चा एक बार मास्टर्स उसने कर लिया है, तो मास्टर्स में तो वो अपने सेमेस्टर एग्जाम वगैरह लिख रहा है, फिर अगर उसने 1 साल इस एग्ज़ाम में लगाया तो वो 1 साल कुछ नहीं लिख रहा है, राइटिंग स्किल उसकी छूट जाती है. लेकिन उसको ये नहीं पता कि इस जर्नी में उसका पूरा का पूरा काम लिखने का है, चाहे वो थिंक टैंक में जा रहा है या फिर वो पॉलिसी एनालिसिस में जा रहा है या फिर वो रिसर्च प्रपोजल लिख रहा है या फिर उसके आगे वो PhD लिख रहा है. तो लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है. तो राइटिंग स्किल कितना मैटर करती है? क्या बच्चे को उस पर कॉन्स्टेंटली काम करते रहना चाहिए? यस सर, राइटिंग स्किल्स तभी इम्प्रूव होगी जब आप जितना पढ़ोगे, जितना आप रीडिंग करोगे उतना आपका राइटिंग स्किल्स अच्छा होगा. और राइटिंग स्किल्स में भी इट्स नॉट लाइक कि आपका इंग्लिश अच्छा होगा तो राइटिंग स्किल्स अच्छे हो जाएंगे. आपके एनालिटिकल स्किल्स अच्छे होने चाहिए उसमें, कि आप कैसे एनालिसिस, आप उसका अपने थॉट को, अपने एनालिसिस को कैसे आप पुट ऑन कर पा रहे हैं रिसर्च पेपर पे. आई थिंक दैट मैटर्स अ लॉट. ठीक है. नॉर्मली जो बच्चा रिसर्च में आता है उसमें से ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो या तो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि एट द एंड गवर्नमेंट जॉब ही सपना है, एंड PhD आपको गवर्नमेंट जॉब मतलब आपका अगर JRF है तो 5 साल तक आपको फेलोशिप ज़रूर दिला देगा, बट उसके बाद आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी खुद करनी पड़ेगी और वो अपने लिए खुद जो है वो ढूंढना है. तो नॉर्मली बच्चे इसको प्लान B की तरह रखते हैं. अब इसमें बच्चे एनरोल करने के बाद ये सोचते हैं कि हम साथ में तैयारी कर लेंगे. क्या वो पॉसिबल है? रिसर्च के करते करते क्या इतना टाइम मिलता है कि आप किसी UPSC या स्टेट PSC एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं? यस सर, इट्स पॉसिबल, क्योंकि अगर हम किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल है, क्योंकि हमारे DU में तो 6 मंथ्स का कोर्स वर्क होता है, अदर यूनिवर्सिटीज़ में 1 साल का भी कोर्स वर्क होता है. कोर्स वर्क के टाइम भी आई थिंक हार्डली 2 आवर्स की क्लासेज होती हैं, एंड 2 आवर्स प्लस 5 आवर्स ऑफ रिसर्च, 7 आवर्स अ डे. तो अपार्ट फ्रॉम 7 आवर्स यू कैन डेडिकेट वेरी इजीली. मतलब आपको अगर UPSC करना है या असिस्टेंट प्रोफेसर का करना है या कोई भी एग्जाम करना है, तो यू कैन ईजिली प्रिपेयर, यू कैन ईजिली डेडिकेट टाइम देयर. आपके लिए एक सवाल है, वाई रिसर्च, वाई नॉट समथिंग एल्स? आई थिंक सर
रिसर्च इट्स लाइक अ एड ऑन टू द टीचिंग एक्सपीरियंस. अगर कोई टीचर पढ़ा भी रहा है, ही ट्राइज हिज बेस्ट कि वो जितने सोर्सेज से अपना मटेरियल ले सके. आई थिंक दैट्स ओनली अ रिसर्च. ओके, यस सो डज इट गिव यू अ किक? यस मतलब मज़ा आ रहा है? डेफिनेटली सर. और पॉलिटिकल साइंस, आईआर और इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें तो डेली डेवलपमेंट्स कवर करना और डेली बेसिस पे कुछ नया इवेंट होना या कुछ नई डेवलपमेंट होना, इट्स अ किक इन इटसेल्फ. ओके. अच्छा, मेरा यहीं से एक सवाल आ गया है कि दो टाइप के बच्चे होते हैं. एक आपके जैसे जिन्हें रिसर्च में मज़ा आ रहा है, दूसरे ये जो सिर्फ बस कर रहे हैं क्योंकि सब कर रहे हैं, या फिर नेट क्वालिफाई हो गया है तो बस अब कर लेते हैं. जर्नी क्या टफ या आसान हो जाती है इन दोनों के लिए? टफ तो है. पीएचडी भी टफ है, रिसर्च भी टफ है. पीएचडी में थोड़ा आपको बायसनेस ज़्यादा होगा क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे बहुत कुछ फेस करना पड़ जाएगा. बट थिंक टैंक में इट्स मोर लाइक कि रिसर्च आपका अच्छा है तो यू विल प्रोग्रेस देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन लाइक वेदर कास्टिज्म, फेवरेटिज्म और बायसनेस और लॉबीनेस. तो आई थिंक अगर आप थोड़े मार्जिनल बैकग्राउंड से आ रहे हो तो इट्स बेटर कि आप रिसर्च में ज़्यादा इन्वेस्ट करें. आपने फेवरेटिज्म एंड बायसनेस का यहाँ पे मेंशन किया है. पीएचडी के अराउंड हम बहुत सुनते हैं ये कि पीएचडी एडमिशन्स में ये होता है ना. मतलब एक सीरियस बच्चा जिसने पढ़ाई की है बट विथ नो कनेक्शंस, ठीक है, उसको एडमिशन मिलना टफ है. दूसरा चीज़, अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं और आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आप जा रहे हैं तो आपके लिए टफ है. क्या ये चीज़ सही है? ऐसा होता है या नहीं होता है? ये बातें झूठ हैं? आई थिंक सर इट्स अ रियलिटी इन इंडिया. मतलब आपको फेस करना ही है. इट्स अप टू यू हाउ यू आर मैनेजिंग इट. आर यू लाइक मतलब स्माइल करके आप उसको मूव ऑन कर रहे हो या आप उससे मतलब हार मान ले रहे हो कि नहीं अब नहीं होगा मेरे से. तो आई थिंक दैट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल. यस सर. डीयू में फेवरेटिज्म होता है? यस सर, डेफिनेटली सर. क्योंकि अगर कोई प्रोफेसर है, इट्स वेरी नेचुरल कि अगर किसी प्रोफेसर पे उसके कैबिन में कोई स्टूडेंट बार बार आ रहे हैं, उनसे गाइडेंस ले रहे हैं, ऑब्वियसली देयर विल बी सम फेवरेटिज्म टुवर्ड्स देम. ग्रेट. इट्स वेरी नेचुरल. सो इट्स नॉट देयर, मतलब उनका कोई वो नहीं है. इट्स ह्यूमन नेचर. इट्स ग्रेट दैट यू मेंशन दिस, बट अगेन आई होप आप पे अब प्रोफेसर सवाल ना पूछें कि कौन है क्या है. खैर ठीक है. ओके. पेरेंट्स क्या करते हैं आपके? मेरे पेरेंट्स फार्मर हैं, वो बागपत में हैं. मैं अभी दादा दादी और चाचा चाची के साथ रहता हूँ बचपन से ही सर. आई थिंक दे आर द मेन, मतलब जिन्होंने सपोर्ट किया हमेशा. एंड ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स सर अभी तो रिटायर्ड हैं वो. पहले वो उन्होंने ड्राइविंग भी की थी और डेयरी बिजनेस भी था. नाउ तो हैट्स ऑफ टू योर पेरेंट्स की मतलब फार्मिंग कम्युनिटी से हैं, देन उसके बाद भी आपको यहाँ पे सपोर्ट किया है. रिसर्च के लिए वो खुश हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं? यस सर. ओके, ग्रेट. लाइक अच्छा, ओके, लास्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई मैसेज देना है तो आप क्या देंगे? इट्स लाइक कि आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, दे विल बी सम, मतलब आपको फेसेस, मतलब कुछ ना कुछ फेस करना पड़ेगा. आपको हार नहीं माननी है उस टाइम पे और मतलब अपना बेस्ट देना है. डजेंट मैटर कि आपको लग रहा है कि मैं टॉप पे नहीं पहुंच पाऊंगा या मैं कहीं नहीं पहुंच पाऊंगा. एट द एंड आप कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे. बिल्कुल. सो दैट्स लाइफ. बिल्कुल. और हार जीत चलती रहती है. फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. मुझे तो ऐसा लगता है ज़रूरी भी होता है लाइफ में एक दो फेलियर झेलना, आपको मजबूत बनाता है. यस सर. एंड डोंट स्टक ऑन JRF. लाइक इट्स बिकमिंग लाइक अ UPSC. पीपल आर वेस्टिंग 4 years 3 years इनटू इट. मतलब OC पे रुके हुए हैं, PhD में इनरोल नहीं हो रहे हैं. जस्ट गेट नेट एंड इनरोल इन PhD. JRF होता रहेगा, बीच में हो जाएगा, सेकंड ईयर में हो जाएगा, थर्ड ईयर में हो जाएगा. हाँ, ये सबसे सही अप्रोच होती है. एटलीस्ट आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा. तब तक आप एक सर्टेन जो है वो टाइम पीरियड आप वहाँ पे कंप्लीट कर चुके होंगे. ओके, ग्रेट. थैंक यू सो मच अभिमन्यु. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू सर.